हेलो एवरीवन। तो निषेचन और रोपण पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं भ्रूणीय परिवर्धन। तो किस प्रकार से है वो आगे युग्मनज से पूरे भ्रूण का निर्माण होता है, आगे एक बच्चे का निर्माण होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो भ्रूणीय परिवर्तन में देखिए, भ्रूण के रोपण के पश्चात है जो पोस्टकोरक यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट था उस पर अंगुलीनुमा संरचनाएं निकल आती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई, जरायु अंकुर या कॉरियोनिक विलाई। क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट था अपना, ठीक है, जिस पर ऐसे कोशिकाएं थी वो साइड में थी परिधि पर, उसमें क्या होगा, अब एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध, ये क्या है भाई, अपनी गर्भाशय की परत, और इस पर क्या आ जाएंगे, अंगुलीनुमा प्रवर्ध, और वो इस गर्भाशय की आंतरिक परत में धस जाएंगे। इस ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध आ जाएंगे और वो गर्भाशय की आंतरिक परत में धस जाएंगे, ठीक है। और उन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को या उन संरचनाओं को क्या कहते हैं भाई, जरायु अंकुर या कोरियोनिक विलाई। अब ये कॉरियोनिक विलय क्या करती है, देखिए, ये जरायु अंकुर गर्भाशय के ऊतकों और माता के रक्त से आच्छादित होते हैं, और ये माता के रक्त यानी कि, ठीक है, और ये माता के रक्त और गर्भाशय के ऊतकों से आच्छादित यानी कि पूरे ढक जाते हैं। ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध है, ठीक है, जो जरायु अंकुर है, वो गर्भाशय के ऊतकों और माता के रक्त से आच्छादित हो जाएंगे। फिर जरायु अंकुर तथा गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ में अंगुली युक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, अपरा का। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, किसका निर्माण करते हैं, अपरा या प्लेसेंटा का। तो देखिए, अपनी नेक्स्ट हेडिंग है प्लेसेंटा या अपरा। तो क्या होती है, देखिए, अपरा का निर्माण किस किस से होगा भाई, जरायु अंकुर और गर्भाशय के ऊतकों से, ये तो हमें पता चल गया। अपरा का निर्माण किससे होता है, जरायु अंकुर और गर्भाशय के ऊतकों से। अब अपरा का निर्माण है वो लगभग कब पूरा होता है, 12 सप्ताह में। 12 सप्ताह का मतलब है 3 महीने। कंप्लीट अपरा को बनने में कितना टाइम लगता है भाई, 12 सप्ताह या 3 महीने। अब अपरा है क्या, अपरा एक अस्थायी अंतःस्त्रावी संरचना है। अस्थायी का मतलब क्या है भाई, जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, केवल प्रेगनेंसी के टाइम में रहेगी, बाद में हट जाएगी, ठीक है। और अंतःस्त्रावी का मतलब है जो अंदर कुछ न कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती है, हार्मोनों का स्त्रावण करती है, इसलिए कैसी है भाई, अंतःस्त्रावी। अब अपरा के कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है। अपरा के कार्य, तो पहला ही कार्य वेरी इंपॉर्टेंट क्या है भाई, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना। यस, अपरा क्या होती है, एक पाइप है जो किसके बीच में है, भ्रूण और माता के बीच में, यानी कि भ्रूण और माता को कनेक्ट कर रही है। अब भ्रूण को जो भोजन चाहिए, जो पोषक पदार्थ चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन पहुंचाएगी, अपरा या प्लेसेंटा। अब भ्रूण अगर कुछ खाएगा पिएगा तो उसके कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनेंगे। अगर वो ऑक्सीजन लेगा तो CO2 भी छोड़ेगा। तो दूसरा कार्य क्या है, CO2 और भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। ये काम भी कौन करता है भाई, अपरा। थर्ड कार्य क्या हो जाएगा, अपरा भ्रूण तथा माता के बीच अवरोध के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अवरोध के रूप में कार्य करती है मतलब क्यों, क्योंकि यह कुछ चयनित पदार्थों को ही भ्रूण में जाने देती है, सभी पदार्थों को अंदर जाने नहीं देती, यानी कि चयनित पदार्थों को ही अंदर जाने देती है। कौन, अपरा, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्य क्या है, अपरा के द्वारा कुछ हार्मोनों का भी स्त्रावण होता है। तो कौन कौन से है भाई, HCG, HPL, सॉरी HPG लिख दिया था, HPL एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो पहले भी होते थे, नए कौन से आए हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। तो सवाल पूछ सकते हैं कौन से हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में स्रावित होते हैं। अगर आपको HCG, HPL और रिलैक्सिन में से अगर कोई दिखे, उसको आपको राइट कर देना, क्योंकि ये हार्मोन केवल कब होंगे, प्रेगनेंसी में, और अपरा के द्वारा ही स्रावित होते हैं, ठीक है। इसको आप एक नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान ही स्रावित होते हैं। चलिए बात करते हैं HCG के बारे में। HCG क्या है भाई, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है भाई, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और जो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा। किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी कि प्रेगनेंसी में ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करेगी, और जिससे गर्भाशय की जो आंतरिक परत है वो बनी रहेगी, यानी कि वो टूटेगी नहीं। फिर नेक्स्ट है HPL हार्मोन। HPL की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये हार्मोन क्या करता है भाई,
लैक्टोजन, लैक्टोज आ गया, लैक्टोज यानी कि वो दूध दही से संबंधित होगा, लैक्टोज शर्करा की बात आ गई। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, अर्थात गर्भवती महिला में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। यस, स्तन ग्रंथियों का विकास करेगा और दूध के निर्माण को प्रेरित करेगा। कौन? HPL। ठीक है। फिर है रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन नाम से पता चल रहा है रिलैक्स करेगा। अब रिलैक्स किसको करेगा? इसका मुख्य कार्य श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों और स्नायुबंध यानी कि जो लिगामेंट्स होते हैं उनको आराम देना, यानी कि श्रोणि क्षेत्र को, यानी कि एक लेडी को है जो प्रेगनेंसी में कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, उस टाइम पे यानी कि प्रसव के समय, डिलीवरी के समय उनको आराम कौन देता है? उन श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को रिलैक्सिन हार्मोन। जितना ज़्यादा रिलैक्सिन हार्मोन आएगा, श्रोणि क्षेत्र है वो उतना ही लचीला हो जाएगा और जिससे प्रेगनेंसी है वो आसानी से है जो डिलीवरी है जो हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन के कारण, तो जिससे पेन है, जो दर्द है, वो क्या हो जाता है? कम। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा हार्मोन है भाई? रिलैक्सिन। इसलिए हमने लिख लिया जिससे प्रसव आसानी से हो सके। फिर हमने एक नोट लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन जैसे हार्मोनों की मात्रा बढ़ जाती है और जिस कारण भ्रूण की वृद्धि और माता की उपापचय क्रियाओं में क्या होता है? परिवर्तन। ये सब हार्मोन बाई प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब का स्त्रावण होगा जिससे भ्रूण की अच्छे से वृद्धि होगी और माता की जो उपापचय क्रिया है वो भी अच्छे से होगी। ठीक है, अर्थात ये सभी हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? तो नाभि नाल एक नलिकाकार संरचना है जो अपरा तथा भ्रूण को जोड़ता है। यस, अब अगर आपने कभी देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर एक पाइप को काटता है। वो पाइप क्या होती है भाई? वो पाइप होती है नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होगी और माँ के साथ में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? नाभि नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये क्या करेगी भाई? नलिकाकार संरचना है जो अपरा और भ्रूण को जोड़ेगी। अब क्या होता है? भ्रूण के रोपण के तुरंत बाद में अंतरकोशिका जो समूह है वो बन जाता है और जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में विभेदित हो जाता है। यस, जो हमने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट की जो है जो अंतरकोशिका समूह है वो पहले क्या बना देगा? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टो का मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी स्तर, और एंडोडर्म का क्या होता है? आंतरिक स्तर। अब ये बनने के बाद में एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के साथ ही मेसोडर्म यानी कि मध्य जनन स्तर भी बन जाता है। अगर आपको 11th क्लास का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का चैप्टर याद हो तो हमने देखा था कि हमारे अंदर तीनों जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब देखिए हमने लिखा है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म मिलकर क्या बनाते हैं? सभी उत्तकों और अंगों को। क्या बनाते हैं भाई? सभी उत्तकों और अंगों को। अब एक्टोडर्म का मतलब क्या है? जो सबसे बाहरी परत है और ये बाह्य अंगों को बनाएगी। और वो क्या होता है भाई? त्वचा है, बाल है, नाखून है, तंत्रिका तंत्र है, दांतों का इनेमल। यस, दांतों की जो बाहरी परत है वो क्या होती है? इनेमल है। तंत्रिका तंत्र है, दो बार अच्छा, मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, स्तन ग्रंथियां, आँख, कान आदि। ठीक है, ये सब वैसे ये 12th में नहीं दे रखा है, आपको इतना लोड नहीं लेना है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया आपको। अब एंडोडर्म क्या है भाई? आंतरिक परत है जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यकृत, अग्नाशय की आंतरिक परत बनाती है। आंतरिक लेयर्स को कौन बनाएगी? एंडोडर्म। मेसोडर्म क्या है भाई? मध्य परत है, मांसपेशियों, कंकाल, रक्त, हृदय और संयोजी ऊतकों का निर्माण करेगी। ये मोस्टली क्या करेगी भाई? संयोजी ऊतकों का निर्माण, यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ेगा, एक दूसरे ऊतकों या अंगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिकाएं। स्टेम सेल्स क्या होती है? वे कोशिकाएं जिनमें नए सभी ऊतक और अंग बनाने की क्षमता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई? स्टेम सेल्स या स्टेम कोशिकाएं। तो देखिए क्या है भाई? भ्रूण में कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो सभी ऊतकों और अंगों के निर्माण की क्षमता रखती है, उन्हें क्या कहते हैं भाई? स्टेम कोशिकाएं। यानी कि वो कोशिकाएं ऐसी है जिनको अगर हम उपयोग करना चाहें तो भ्रूण के सभी ऊतकों और अंगों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण से शिशु का बनना या अंग जनन। अब अपन पढ़ेंगे जो 9 महीने का, हम जानते हैं जो प्रेगनेंसी पीरियड है मानव में वो कितना होता है भाई? 9 महीने का। ठीक है, 9 मंथ्स यानी कि 270 डेज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या विकास होता है, बच्चा किस प्रकार से बनता है, तो उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले
मानव भ्रूण में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है भाई? हृदय का। सबसे पहले क्या बनेगा? हार्ट। और वो पहले महीने के एंड तक बन जाएगा, यानी कि पहले महीने में ही भ्रूण बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन सबसे पहले उसमें क्या बन जाएगा? हृदय। ठीक है। और कब तक? पहले महीने के अंत तक। फिर दूसरे महीने के अंत तक क्या बन जाएंगे? हाथ, पैर और अंगुलियां। तीसरे महीने यानी कि 12वें सप्ताह के अंत तक क्या बन जाएंगे? भ्रूण के लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है तथा जननांग भी निर्मित हो जाते हैं। यस, तीसरे महीने तक तो क्या बन जाएगा भाई? सभी अंग तंत्र और जननांग भी बन ही जाएंगे। फिर चौथे महीने का अंत क्या है? यस, भ्रूण सोने और जागने लगेगा, मूत्र का त्याग भी करने लगेगा और इसकी जो पूंछ है, यस हम जानते हैं ह्यूमंस में भी पहले पूंछ हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, वो किससे हुआ भाई? चिंपैंजी से। ठीक है, चिंपैंजी या बंदरों से। तो पूंछ होती है, लेकिन आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग वो पूंछ क्या हो जाती है भाई? विलुप्त। ठीक है, तो चौथे महीने के एंड तक आपकी पूंछ क्या हो जाएगी? विलुप्त। फिर 5वें महीने में गर्भ प्रथम गतिशीलता दर्शाता है तथा इसके सिर पर बाल भी उगाते हैं। 5वें महीने में वो मूवमेंट करने लगेगा, गतिशीलता दर्शाएगा। ठीक है, हाथ पैर मारेगा और सिर पर बाल भी उगाते हैं। अच्छा, अब ये गर्भ क्या है? ये जो वर्ड मिला आपने को गर्भ, इसको मैंने लिख रखा है यहाँ पर गर्भावस्था, सॉरी एक नोट की फॉर्म में लिखा है, भ्रूण में जब अंग जनन स्टार्ट हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं भाई? उस भ्रूण को ही क्या कहते हैं? गर्भ। यानी कि अगर मैं भ्रूण बोलूँ या गर्भ बोलूँ एक ही बात होगी। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको गर्भ मिले इसका मतलब हम भ्रूण की बात ही कर रहे हैं। अब छठे महीने के अंत तक भ्रूण के पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आएंगे। यस, अब यहाँ तक पूरा विकास हो चुका है। फिर छठे महीने के अंत तक क्या होगा? भ्रूण के पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आएंगे, आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती है, अर्थात भ्रूण आंखें खोलता है तथा आंखों पर भौहें भी बन जाती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। भ्रूण अपनी आंखें कब खोलता है? आंखें अलग कब होती है? पहले जो आंखें होती है वो बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, लेकिन छठे महीने तक क्या कर लेता है? भ्रूण अपनी आंखें भी खोल लेता है। ठीक है, फिर 7वें और 8वें महीने में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, केवल वो विकास करता रहता है। ठीक है, पोषण लेता रहता है माता से और अपना विकास करता है। फिर गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए क्या होता है भाई? तैयार या रेडी। और 9वें महीने के एंड में क्या हो जाएगा भाई? प्रसव या डिलीवरी। यानी कि भ्रूण का जो विकास है वो पूरा हो चुका है और भ्रूण है वो अब प्रसव या डिलीवरी के लिए तैयार है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से आपको लिख के बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रसव या पार्चुरेशन। अब प्रसव या पार्चुरेशन क्या होता है? तो मादा में गर्भावस्था या सगर्भता की अवधि कितनी होती है? लगभग 9.5 महीने, 9 से 9.5 महीने होती है क्या? गर्भावस्था की अवधि। अब गर्भावस्था के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचन होते हैं और जिस कारण गर्भ है वो बाहर निकल जाता है, जिस इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव या शिशु जनन। ओके, अब प्रसव के दौरान यस इंपॉर्टेंट चीज है, संकुचन किस में होंगे भाई? गर्भाशय की मायोमेट्रियम में। किस में होते हैं? मायोमेट्रियम में। देख, गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक परत है वो तो क्या है? एंडोमेट्रियम। बीच वाली परत क्या है? मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है भाई? एंडोमेट्रियम रक्त स्त्राव अवस्था या रज स्त्राव अवस्था में इसकी कोशिकाएं है वो टूटती है और बाहर फ्लो होती है। ठीक है, यानी कि आर्त चक्र में एंडोमेट्रियम की कोशिका टूटती है। और प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होनी होती है तो संकुचन किस में होते हैं भाई? मायोमेट्रियम में। ठीक है, किस में? मायोमेट्रियम। अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है गर्भ उत्क्षेपण परिवर्त या फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, गर्भ यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? फीटल यानी भ्रूण को, गर्भ को इजेक्शन यानी कि इजेक्ट करना, बाहर करने के लिए रिफ्लेक्स, बॉडी क्या रिफ्लेक्स करेगी। ठीक है, वो जो प्रतिवर्त है तो उसको पढ़ता है। तो प्रसव की क्रिया के लिए पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि सबसे पहले है जो प्रसव के लिए संकेत कौन उत्पन्न करता है? पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा। यस, जो भ्रूण है पूर्ण विकसित वो खुद संकुचन उत्पन्न करेगा, संकेत उत्पन्न करेगा, और अपरा तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? संकेत उत्पन्न। कौन कौन? पूर्ण विकसित भ्रूण यानी पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा, ये दोनों संकेत उत्पन्न करते हैं। और जिस कारण क्या होता है भाई? गर्भाशय में हल्के संकुचन होते हैं। जिस कारण गर्भाशय में क्या होते हैं? हल्के संकुचन। और इसे ही अपन क्या कहते हैं भाई? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। क्या होता है भाई? कि जब
गर्भावस्था पूरी हो जाएगी तो प्रसव के लिए पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा संकेत उत्पन्न करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, और जिस कारण गर्भाशय में क्या होते हैं, संकुचन। फिर गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के कारण माता की जो पीयूष ग्रंथि है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। यस, जैसे ही संकुचन उत्पन्न हुए तो माता की जो पीयूष ग्रंथि है वो किसका स्त्रावण करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है भाई, गर्भाशय की पेशियों पर कार्य करता है, और जिस कारण जो संकुचन है वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, तेज। तो देखिए, संकुचन हुए पहले, जिसने पीयूष को टारगेट किया, पीयूष ने ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण किया, और ऑक्सीटोसिन ने संकुचनों को और ज्यादा क्या कर दिया, तेज। और जैसे ये गर्भाशय के संकुचन और तेज हुए, इन्होंने ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रावण को प्रेरित किया, और जैसे ये संकुचन और ज्यादा तेज हुए, ये और ज्यादा ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करवाते हैं। और इस कारण क्या होता है भाई, गर्भाशय संकुचनों और ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भाशय के संकुचन तीव्र से तीव्रतर यानी कि और ज्यादा तेज से तेज होते जाते हैं, और जिस कारण शिशु है वो माँ के गर्भाशय के क्या है, जनन नाल के द्वारा बाहर आ जाता है। यस, जैसे इतने संकुचन तेज होंगे तो वो क्या करेंगे, शिशु को बाहर पुश करेंगे, धक्का दे देंगे, और जिस कारण है वो शिशु है वो जनन नाल से बाहर आ जाएगा, अर्थात प्रसव की प्रक्रिया क्या हो जाती है भाई, संपन्न। यस, प्रसव कंप्लीट हो जाएगा। नोट, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। अब अपरा का कोई काम नहीं है तो अपरा भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर एक नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, लैक्टेशन या दुग्ध स्त्रावण। तो क्या है भाई, गर्भावस्था के अंत तक मादा की स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएगी और उनसे दुग्ध उत्पन्न होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन। यहाँ आप कोलेस्ट्रम के बारे में भी लिख सकते हैं, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। प्रेगनेंसी के यानी कि प्रसव या डिलीवरी होने के बाद में कुछ दिन बाद तक जो प्रारंभिक दूध आता है उसे अपन क्या कहते हैं भाई, कोलेस्ट्रम या खीस। ठीक है, इस लाइन को आप फिर से लिख सकते हैं। और ये जो खीस होता है इसमें कौन सी एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होती है, IgA, और वो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दिया। ठीक है, तो माँ के प्रारंभिक दूध को क्या कहता है भाई, कोलेस्ट्रम या खीस। ठीक है, और इसमें प्रतिरक्षी कौन सी, IgA। ओके, और ये क्या काम करता है भाई, शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ओके, अब इस चैप्टर का अगर हम सार देखें तो मानव में जनन के चरण, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है युग्मक जनन, फिर वीर्य सेचन, फिर निषेचन, फिर विदलन, फिर रोपण, फिर भ्रूणीय विकास, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। ठीक है, यानी कि ये होते हैं जनन के चरण। और युग्मक जनन का मतलब क्या है, युग्मकों का बनना यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का बनना, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण। ओके, इसको क्या बोल देंगे अपन, युग्मक जनन। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं एक ही को लिखूंगा नहीं। वीर्य सेचन का मतलब क्या है, नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में वीर्य का स्खलन या शुक्राणुओं का स्खलन। निषेचन क्या है, नर व मादा युग्मकों का संलयन या मिलना। विदलन क्या है, युग्मनज जो बना 2n कोशिका, ठीक है, उसका क्या होना, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, और जिससे बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण। फिर रोपण क्या है भाई, भ्रूण का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में रोपण होना। भ्रूणीय विकास क्या है भाई, भ्रूण से कंप्लीट शिशु का बनना। प्रसव क्या है भाई, बच्चे का मादा जनन तंत्र से बाहर निकलना। और दुग्ध स्त्रावण क्या है, दुग्ध का निर्माण और स्त्रावण। ओके, मानव जनन का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।